हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का टॉप 20 सीरीज का पार्ट 7 लेक्चर पढ़ने वाले हैं। पार्ट 7 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड स्टेट्स इट्स फंक्शंस। ये क्वेश्चन 100% श्योर है आपके एग्जाम में आएगा। आप लिख के ले लो, लॉन्ग या शॉर्ट में, है ना। आप यहां से आप कंफर्म कर लो, एक क्लास जो आज है आपके 5 से 8 नंबर तक के सवाल को कंफर्म करता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन, इक्का दुक्का ऑब्जेक्टिव भी यहां से आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। सो प्लीज आप इस क्लास को स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से पूरे टॉप 20 को पढ़िएगा। अभी आज हम लोग छठा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, यानी ब्लड क्या है, ब्लड के कंपोजिशन को और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है, रक्त की संरचना का व्याख्या कीजिए तथा इनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। यानी प्रॉपर ब्लड के बारे में हम लोगों को लिखना है। देखो भाई, एक ब्लड के बारे में क्वेश्चन आएगा तो एक आप ब्लड के बारे में थोड़ा सा एक चार्ट जरूर याद रखिएगा। यानी कि चार्ट मतलब समझते हो, एक आप जब भी आंसर करो तो फ्लो चार्ट वगैरह जरूर बनाया करो। फ्लो चार्ट बनाने से आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है और इजीली आंसर को पढ़ सकता है एग्जामिनर, और फिर उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा और आसानी से आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। हाँ, अगर मैं ब्लड की बात करूं तो आपके बॉडी में जो ब्लड होता है वो एवरेज कितना होता है सर? 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, करेक्ट। 5 to 6 लीटर ब्लड होता है ना। हाँ, और ये ब्लड में मेनली क्या होते हैं? तो ब्लड में मेनली आपके दो चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। ब्लड में मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं जो कि इस चार्ट में आपको दिख रहा होगा। एक तो प्लाज्मा होता है, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है। अच्छा, ब्लड में जो प्लाज्मा है वो कितना परसेंट होता है सर? 55% होता है। और ब्लड का जो लिक्विड वाला पार्ट है, यही पार्ट है जो लिक्विडिटी देता है, ब्लड को तरलता देता है, याद रखना। जबकि ब्लड का जो सॉलिड पार्ट है, यानी जो उसके अंदर जो कह सकते हो आप फॉर्म्ड एलिमेंट्स है या ब्लड सेल्स आप इसको कहते हो या ब्लड कॉर्पोजल्स बोलते हो, वो ये होता है क्या क्या? प्लेटलेट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। यानी ये आपका प्लेटलेट्स है, ये आरबीसी है और ये डब्ल्यूबीसी है, करेक्ट। हाँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और ये कितना होता है टोटल? 45%। यानी आपके ब्लड में प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। उन 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो ब्लड प्लाज्मा के कंस्टिट्यूएंट, कई बार ऐसा हुआ है कि सिर्फ ब्लड प्लाज्मा पर शॉर्ट नोट्स लिखने आ गए कि भाई ब्लड प्लाज्मा। देखो, एक तरीका हो सकता है क्वेश्चन का ये, मैं क्यों बोलता हूँ टॉप 20 इज एनफ, क्योंकि यहीं से आपके लॉन्ग आएंगे, शॉर्ट आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे। क्यों? देखो, क्वेश्चन ये आ सकता है कि ब्लड क्या है, इसके पूरे कंपोजिशन फंक्शन को एक्सप्लेन करो। एक तो बेसिक क्वेश्चन तरीका हो गया, लॉन्ग में ये आ सकता है। अब शॉर्ट में सिर्फ प्लाज्मा के बारे में आ सकता है कि भाई प्लाज्मा के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो। कई बार आ सकते हैं आरबीसी के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, डब्ल्यूबीसी के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, या प्लेटलेट्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, या तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखो, है कि नहीं। इतने तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन एक सिंगल क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सब कुछ कवर हो जाएगा। हाँ, तो होल ब्लड की मैं बात कर रहा हूँ तो ब्लड प्लाज्मा इसका लिक्विड पार्ट है, 55% हिस्सा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% हिस्सा होता है। अगर मैं ब्लड प्लाज्मा की बात करूँ तो ब्लड प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है पता है? जल, यानी वाटर होता है, वाटर, है ना। कितना होता है? 90 से 92%, 90 to 92%, 90 से 92% इसमें जल होता है, पानी होता है। किसमें? ब्लड प्लाज्मा में। एंड फिर आपके, है ना, 2 से 6% तक प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। एंड मुख्यतः 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन है। कौन कौन सा? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। याद रखना, ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन है, याद रख लेना। कौन कौन सा? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। वन लाइनर में पूछा जाता है कि बताओ भाई एल्ब्यूमिन किस चीज़ में मदद करता है? तो ऑस्मोटिक बैलेंस में। क्या होता है ऑस्मोटिक बैलेंस? समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, अभी के टाइम पे रट लो, ऑस्मोटिक बैलेंस। ग्लोबुलिन क्या करता है सर? बॉडी को इम्यूनिटी देने का काम करता है, यानी इम्यूनिटी में मदद करता है। एंड फिर फाइब्रिनोजेन किस में मदद करता है? ब्लड क्लॉटिंग में।
वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बता दिया, ब्लड क्लॉटिंग में यानी रक्त को थक्का करने में, ठीक है। हाँ, यानी ब्लड प्लाज्मा के दो मुख्य हिस्से हैं, पहला तो वाटर है जो कि 90 से 92% है, जो कि ब्लड को कहना फ्लूइडिटी देने का काम करता है। प्रोटीन है जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन है। एंड फिर ब्लड में आपके प्लाज्मा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ गैसेज होते हैं, जिसके बारे में अच्छे से आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स की मैं बात करता हूं तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आपके ब्लड में पाए जाते हैं। और यहाँ पर डब्ल्यूबीसी को डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी के अलग से टाइप्स हैं। जैसे आपको देखो यहाँ दिया हुआ है ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। यहाँ से काफ़ी बार सवाल बने हैं कि बताओ भाई कौन सा ग्रेनुलोसाइट है, कौन सा ए ग्रेनुलोसाइट है। तो ग्रेनुलोसाइट्स में एक्चुअली ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, और ग्रेन्यूल्स हैं तो हम उसको फील कर सकते हैं, क्योंकि टच करेंगे तो थोड़ा फील होगा, इसलिए नाम के लास्ट में फिल्स वर्ड लगा रहता है। देखो आपके ग्रेनुलोसाइट के नाम में लास्ट में फिल्स वर्ड है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, यानी फिल्स वर्ड लगा होता है। जबकि ए ग्रेनुलोसाइट में लास्ट में फिल वर्ड नहीं लगा होता है, जैसे मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, यहाँ पे फिल वर्ड नहीं लगा होता है, ठीक है। मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स सारी चीज़ें होती हैं। कहने का मतलब है कि आपके होल ब्लड में मेनली प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा में मुख्य रूप से वाटर होता है जो कि 90 से 92%, प्रोटीन आपके 6 to 8% होते हैं, 6 से 8% प्रोटीन होता है, एंड फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपने देख लिया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होते हैं। अब ये चार्ट आपको तो मैंने बता के शॉर्टकट बता दिया, क्या इतने से काम हो जाएगा? नहीं, अब इसको थ्योरेटिकली लिखना भी पड़ेगा। थ्योरेटिकली क्या लिखेंगे? तो ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड, यस, आपके बॉडी का तरल है, स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। यानी याद रखना, रक्त एक विशेष प्रकार का शारीरिक द्रव्य है जो मनुष्य तथा अन्य जानवरों में पाया जाता है। अच्छा, ये पूछा जाता है कि बताओ किस प्रकार का टिश्यू है, तो ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, याद कर लेना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। मैं याद करो, हमने बताया था टिश्यूज जब पढ़ाया था 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, है ना, नर्वस। तो ये कनेक्टिव टिश्यू है, और उसमें भी कौन सा है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक कहते हैं, CONNECTIV, कनेक्टिव टिश्यूज है। ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है। ये क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज है। दैट डिलीवर्स इसेंशियल सब्सटेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द सेल्स, जो आपके बॉडी में क्या करता है? डिलीवर करने का काम करता है। यही ब्लड बहते रहता है जिसके माध्यम से आपके बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके सेल्स तक पहुंचने का काम करते हैं, यानी जो कोशिकाओं तक आवश्यक पदार्थ जैसे पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। एंड कैरीज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेल्स, एंड अगर उस सेल में कोई मेटाबॉलिक वेस्ट है जैसे यूरिया, क्रेटिन है, उसको भी लेकर के डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है, मतलब उसको ले जाकर के दूर ले जाता है, ठीक है। यानी ब्लड एक प्रकार का स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जो कि आपके ह्यूमंस और एनिमल्स में पाया जाता है, जो डिलीवर करता है इसेंशियल सब्सटेंस जैसे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सेल्स तक, एंड वहां से मेटाबॉलिक वेस्ट को भी सेल से बाहर करने का काम करता है। अब यहाँ पे आते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे भाई? कंपोजिशन में सबसे पहले हम लोग ब्लड का प्लाज्मा, दो हिस्सा होता है, एक तो प्लाज्मा है और उसका फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। तो पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है? ब्लड का लिक्विड हिस्सा है, तो लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड, प्लाज्मा इज द लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड कंस्टिट्यूटिंग अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, यानी टोटल ब्लड वॉल्यूम का लगभग 55% हिस्सा ये होता है। यानी प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो कि कुल रक्त मात्रा का लगभग 55% भाग बनाता है। इट इज़ मोस्टली वाटर, ये मोस्टली वाटर होते हैं। इसमें 90 से 92% क्या होते हैं? वाटर होते हैं। देखो वाटर क्या है? 90 से 92%। एंड कंटेन्स वेरियस सॉल्यूट्स जैसे प्रोटीन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, गैसेज, वेस्ट प्रोडक्ट भी इसमें पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सबसे पहले वाटर होता है, फिर प्रोटीन होता है। अब ये मैंने जस्ट बताया कौन कौन सा प्रोटीन, 3 प्रकार का प्रोटीन होता है, 90 से 92% वाटर है, एंड कुछ प्रोटीन्स होते हैं। कौन कौन सा? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। सबके बारे में देखेंगे वन बाय वन। देखो भाई, ये आपका एक ब्लड प्लाज्मा है, ठीक है। हाँ, ये आपका जब भी ब्लड को वाइल में रखा जाता है तो सबसे नीचे रेड ब्लड सेल आ जाता है क्योंकि वो गाढ़ा होता है, बीच में आपका वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आ जाता है। प्लाज्मा हल्का पीला कलर का फ्लूइड होता है जो कि ऊपर में होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में वाटर हैं, प्रोटीन्स हैं, फिर कुछ मात्रा में आयंस भी हैं, फिर कुछ मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हैं, वेस्ट हैं, गैसेज हैं, वही चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे आप देखो, ये रियल ब्लड कलेक्शन वाला वाइल मैंने लगा दिया कि जब ब्लड कलेक्ट किया जाता है वाइल में तो नीचे आरबीसीज आ गए,
बीच में WBCs आ गए एंड प्लेटलेट्स आ गए, और फिर ये प्लाज्मा है। यही प्लाज्मा का रियल कलर है, हल्का पेल वाइट कलर होता है, हल्का पीला कलर का होता है, ठीक है। हाँ, यानी यह मुख्य रूप से पानी यानी लगभग 90 से 92% से बना होता है, पानी से ही। एंड इसमें प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स, पोषक तत्व, हार्मोन, गैस और अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। द रिमेनिंग 8 से 10% ऑफ द विस्कस वेरियस सॉल्यूट्स, यानी शेष 8 से 10% विभिन्न घुलनशील पदार्थों से मिलकर बना होता है, ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन की बात करते हैं। वाटर तो समझ गए कितना होता है, 90 से 95%। अब प्लाज्मा प्रोटीन में कौन कौन से हैं, तो प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन सच एज 3 प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। AGF एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। हाँ, तो यानी प्लाज्मा में मुख्यतः कितने एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन कितना परसेंट होता है, 6 to 8%, है ना, ये होता है तीनों भी प्रोटीन। एंड दीज प्रोटीन्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस एंड ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करते हैं। ये प्रोटीन ऑस्मोटिक दबाव बनाने में, रखने में, पदार्थों के परिवहन तथा रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। अब 1 by 1 एल्ब्यूमिन की मैं बात करता हूँ। देखो, इस तीनों प्रोटीन में सबसे ज़्यादा एबंडेंट, इस तीनों प्रोटीन में सबसे ज़्यादा एबंडेंट कौन सा है प्लाज्मा में, ये तीनों प्रोटीन में सबसे ज़्यादा एबंडेंट होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट एबंडेंट, एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, लगभग 60%। यानी एल्ब्यूमिन में देखो, पूरे प्लाज्मा में 3 प्रकार के प्रोटीन हैं, अब ये 6 से 8% ही है पूरे प्लाज्मा का, लेकिन इसी 6 से 8% में सबसे ज़्यादा हिस्सा एल्ब्यूमिन का होता है, जो कि लगभग 60% है ना। हाँ, तो पूछा जाता है, बताओ कौन सा यहाँ पे हाईलाइट इसलिए मैंने किया, पूछा गया था क्वेश्चन, कौन सा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन, तो आपका क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। मोस्ट एबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन क्या हो जाएगा, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या है, प्लाज्मा का सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। इट मेंटेन्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, एंड रेगुलेट्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने का काम करता है, यानी ऑस्मोटिक दबाव बनाए रखता है और पानी के वितरण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है ग्लोब्यूलिन, ये आपके इम्यूनिटी को मदद करता है। इम्यूनिटी में ग्लोब्यूलिन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है लिपिड्स, मेटल आयंस एंड फैट सोल्युबल विटामिन्स, यानी ग्लोबुलिन्स लिपिड, धातु, आयन और वसा घुलनशील विटामिन्स का परिवहन करते हैं। दे ऑल्सो इंक्लूड एंटीबॉडीज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी, देखो इंपॉर्टेंट फॉर इम्यूनिटी लिखा है ना, यस, ये इसमें एंटीबॉडीज भी होते हैं ग्लोबुलिन्स में, जो कि इम्यूनिटी के लिए मदद है, यानी हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करते हैं। इनमें एंटीबॉडी भी शामिल होते हैं, जो कि आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। फाइब्रिनोजेंस, जो कि आपके ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। फाइब्रिनोजेन क्लॉटिंग प्रोटीन इसेंशियल फॉर हेमाटोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस मतलब है ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड को क्लॉट बनने के लिए फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन थक्का बनने वाला प्रोटीन है जो हीमोस्टेसिस के लिए आवश्यक है, यानी ब्लड का फ्लो अगर हो रहा है तो वहाँ ब्लड क्लॉट होने के लिए फाइब्रिनोजेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपके प्लाज्मा में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, है ना। हाँ, तो प्लाज्मा कंटेन्स सम इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसको आयंस कहते हैं, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन। वही बोल रहा है, प्लाज्मा में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट जैसे आयन होते हैं। दे रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस, जो कि फ्लूइड बैलेंस, पीएच एंड नर्व फंक्शन को बैलेंस करते हैं। ये द्रव्य संतुलन, पीएच, तंत्रिका कार्य को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करता हूं, यानी पोषक तत्व, प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड विटामिन्स, यानी प्लाज्मा कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। एंड कुछ हार्मोन्स भी हैं जो प्लाज्मा कैरी करता है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड से जो एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करता है हार्मोन, वो सीधा ब्लड में करता है, तो वही प्लाज्मा के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। एंड कुछ गैसेस भी हैं जो कि प्लाज्मा में घुल के डिजॉल्व हो करके ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है। प्लाज्मा कंटेन डिजॉल्व्ड गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, यानी प्लाज्मा में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी घुली हुई चीजें, गैसें भी होती हैं। दे सपोर्ट रेस्पिरेशन एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस, यानी ये रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, यानी सेलुलर ऑक्सीडेशन में, और उसके साथ साथ ये होम्योस्टेसिस यानी बैलेंस बना के रखने में मदद करते हैं। एंड फिर आपके प्लाज्मा में वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। प्लाज्मा कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, क्रेटिनिन एंड बिलिरुबिन, ताकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी किडनी तक पहुंचाता है, एंड किडनी उसको फिल्टर करके बॉडी से बाहर करने का काम करता है। तो प्लाज्मा यूरिया, क्रेटिनिन और बिलिरुबिन जैसे अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अंगों तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। ये था आपका ब्लड प्लाज्मा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। मैं एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा भाई, पूरे ब्लड में मुख्य रूप से प्लाज्मा होते हैं,
100% क्वेश्चन आएगा। समझ लो ये टॉपिक ऐसा है जो पेपर ही हम पढ़ा रहे हैं कि हाँ भाई लो ये पेपर आ रहा है ना। तब फिर भी अगर आप सीरियस नहीं हो तो फिर दिक्कत वाली बात है भाई। ध्यान से सुनना, पूरे ब्लड में प्लाज्मा 55% होते हैं और फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% होते हैं। अभी मैं प्लाज्मा पढ़ाया, कई बार होता है राइट शॉर्ट नोट शॉर्ट प्लाज्मा, सिर्फ ब्लड प्लाज्मा पे लिखने आ जाए तो क्या लिखोगे? ब्लड प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड हिस्सा है जिसमें वाटर मुख्यतः होते हैं 90 से 92%। फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं 6 to 8%। आपने देखा कि ये 3 प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एक एक लाइन में सबका आंसर बताया। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन इम्यूनिटी में मदद करता है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट जैसे आयंस होते हैं। न्यूट्रिएंट्स में जैसे ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, ये सब चीज़ें, विटामिन वगैरह होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट में जैसे यूरिया, क्रेटिनिन, ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। ये सब चीज़ें गैसेज में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जैसी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, यही था ब्लड प्लाज्मा। अब हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ेंगे, लेकिन अगर ब्लड प्लाज्मा से अब कैसे कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से हैं, मैं बीच बीच में एमसीक्यूज करवाऊंगा ताकि आपका थोड़ा सा ध्यान मेरी ओर आकर्षित रहे, कहीं आपको फिर से अपनी बाबू का याद ना आ जाए, है ना। हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन करके दिखाओ कि हाँ भैया क्या सीखे हो, क्या जाने हो। जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हैं सब कुछ यहीं से कवर हो रहा है ना। हाँ, यहीं से एमसीक्यूज भी आएंगे भाई, बोल तो दिया ना भाई, कुछ भी नहीं बाहर आएगा। ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड दैट, क्या करता है? ब्लड एक स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्या बात करो, नहीं, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। यस, आपके बॉडी में ब्लड मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ब्लड मेनली ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा कंस्टिट्यूट्स अबाउट हाउ मच ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम। क्यों नहीं बनाओगे भाई, क्यों नहीं आंसर करोगे? जवाब दो भाई, जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तो प्लाज्मा आपके कितने ब्लड वॉल्यूम होते हैं? 45%, 50%, 55%, 70%। तो प्लाज्मा 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मिलाकर के फॉर्म्ड एलिमेंट्स बनते हैं जो कि 45% होते हैं। ठीक है। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? कौन सा प्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लड क्लॉटिंग के लिए? एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, केराटिन, फाइब्रिनोजन। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा? विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका, वेरी गुड, फाइब्रिनोजन। क्यों नहीं आंसर होगी? बहुत अच्छा आंसर करोगे, हर एक बच्चा पास हो जाएगा मेरी क्लास को जो अटेंड करता रहेगा। ग्लोबुलिन, निगेटिव लोगों से दूर रहो, जो बोल रहा है कि अरे नहीं हो पाएगा, ये हो गया, वो हो गया, निगेटिविटी दूर रखो, है ना। निगेटिविटी अगर आपके ऊपर हावी हो गई मेरे दोस्त, फेल होना तय है ना। निगेटिविटी दूर रखो, ऑलवेज सोचो कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं ही करूँगा और मुझसे ही होगा। ठीक है, हाँ, बस ये 20 दिन अगर आप पॉजिटिव रह गए हो जाएगा। और मैं जानता हूँ जितना पढ़ाया 100% आपके दिमाग में नहीं आएगा, अगर 20% भी लला अगर आपके दिमाग में घुस गया ना, एग्जाम में आप लिख के आओगे, पास हो जाओगे बस। ग्लोबुलिन्स मेनली हेल्प इन इम्यूनिटी एंड ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, क्लॉटिंग, डाइजेशन। अरे भैया इम्यूनिटी मैंने बताया ना, ग्लोबुलिन इम्यूनिटी में मदद करता है। चलो, अब है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा वाले हिस्से से क्वेश्चन बन गया ना। अब देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ते हैं। क्या होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स सर? तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपके ब्लड के सेलुलर कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीज़ें आती है। द फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड आर द सेलुलर कंपोनेंट्स सस्पेंडेड विद इन द प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा में सस्पेंडेड होते हैं। यानी रक्त के निर्मित तत्व जो कोशिका घटक होते हैं जो प्लाज्मा में रहते हैं। ठीक है, दिस इंक्लूड रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल को क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं। अगेन मैं चैट ऑफ कर दूंगा, बिल्कुल सही बच्चा बोल रहा है भाई, चैट ऑफ करके पढ़ाता हूँ तो मैं अपना फुल पोटेंशियल दे पाता हूँ, क्योंकि आप लोगों के डिस्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ता हूँ। और जब मैं अपनी तरीके से पढ़ाऊँगा ना दोस्त, यहाँ पे अगर कितना 900 बच्चा पढ़ रहा है ना, तो 900 में से 850 बच्चा संतुष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ रिपीट करते हुए ही पढ़ाता हूँ, एकदम आराम से समझाते हुए। दे इंक्लूड रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल मतलब एरिथ्रोसाइट्स। वाइट ब्लड सेल जिसमें आपके ल्यूकोसाइट्स होते हैं, है ना। एंड प्लेटलेट्स में बात करो तो थ्रोम्बोसाइट्स। तो मेनली आपको यहाँ से भी सवाल बने हुए हैं, आपके एग्जाम में बहुत इजी सवाल बनते हैं भाई। रेड ब्लड सेल को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। वाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स।
ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिलती हैं। अब 1 बाय 1 कई बार होता है कि भैया हमको सिर्फ रेड ब्लड सेल के ऊपर नोट्स लिख के दिखाओ, तो लो भैया रेड ब्लड सेल भी पढ़ लो। रेड ब्लड सेल में आपके एरिथ्रोसाइट्स आते हैं, लाल रक्त कणिकाएँ आती हैं, आरबीसीज जिसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स मोस्ट एबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं पूरे ब्लड का। हाँ, ब्लड में आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है बताओ, यहाँ मैं लिख देता हूँ आरबीसी का नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो 4.5 to 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन पर MMQ ऑफ ब्लड, पर MMQ ऑफ ब्लड, है ना। हाँ, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब में आपके 4.5 से 5.5 मिलियन आरबीसी होते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसी कितना होता है सर, डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 होता है, 4K to 11K, 1K मतलब 1000 होता है पर MMQ ऑफ ब्लड, है ना। हाँ, एंड प्लेटलेट्स कितना होता है सर, अभी नॉर्मल रेंज देख लो, प्लेटलेट्स होता है 1.5 लाख से 1.5 लाख टू 4 लाख, 4.5 लाख, है ना, पर MMQ ऑफ ब्लड, पर MMQ ऑफ ब्लड। यानी कहने का मतलब क्या समझे, आरबीसी 4.5 से 5.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, यानी आप समझ सकते हो 45 से 55 लाख आरबीसी होते हैं, इसीलिए कहा गया मोस्ट एबंडेंट। यही आरबीसी है जो सबसे ज़्यादा होता है। डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 ही होता है। प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं, 1.5 लाख से 4.5 लाख होते हैं, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स चूंकि सबसे ज़्यादा है इसलिए इसको मोस्ट एबंडेंट सेलुलर कंपोनेंट्स कहा गया, ठीक है। यानी एरिथ्रोसाइट्स रक्त की सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली निर्मित घटक हैं। दे आर बाइकॉन्केव, इसका शेप कैसा होता है, बाइकॉन्केव, देखो ऐसा होता है। बाइकॉन्केव शेप मतलब क्या होता है, जैसे आटा का गोलिया बना के हाथ उंगली के बीच में रख के चाँप दो तो जो शेप बनेगा ना वो बाइकॉन्केव शेप होता है। डिस्क शेप्ड सेल्स होते हैं विच इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ जाता है। फिर दे कंटेन हीमोग्लोबिन, इसी में हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी में ही हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन ज़्यादातर किसको ट्रांसपोर्ट करता है, 70% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज क्या है सर, तो यहीं पर लिख देता हूँ, हीमोग्लोबिन का मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। नॉर्मल रेंज से भी सवाल बनते हैं। मेल में नॉर्मल रेंज है इसका, मेल में इसका नॉर्मल रेंज है 14 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, बल्कि फीमेल में है 12 से 14 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड। याद रखना 12 से 14 फीमेल में थोड़ा कम होता है, मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, ये हीमोग्लोबिन आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी है और यही हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से ब्लड का कलर लाल रंग भी होता है और आरबीसी में पाया जाता है। इनमें हीमोग्लोबिन होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को करता है। याद रखना आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, दे लैक अ न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑर्गेनल्स अलाउइंग मोर स्पेस फॉर हीमोग्लोबिन, जिससे कि वहाँ न्यूक्लियस नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को यहाँ पर रहने का जगह मिलता है, ठीक है। दे आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, यस ये रेड बोन मैरो में बनता है, जो प्रोसेस आपका एरिथ्रोपोएसिस कहलाता है। यानी रेड ब्लड सेल के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, एरिथ्रोपोएसिस कहलाएगी। इसके एवरेज लाइफ स्पान कितने होते हैं सर, 120 डेज, 120 दिन का एवरेज इसका जीवन काल होता है। इसका औसतन जीवन काल तकरीबन 120 दिन का होता है। दे आर डिस्ट्रॉयड मेनली इन द स्प्लीन एंड लीवर, यस ये जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो मेनली कहाँ जाके जमा होते हैं, स्प्लीन में और लीवर में। इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। यहाँ पर खून जाके जमा भी होता है और इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, यानी आरबीसी का कब्रगाह, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, क्योंकि आरबीसी जितने भी खराब होते हैं वही स्प्लीन में जाके जमा होता है। दे हेल्प मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द ब्लड, यस ब्लड के एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने में मदद करता है। एंड दे गिव रेड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी के वजह से ही ब्लड का रंग लाल होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जिसकी वजह से कलर रेड आता है, ठीक है। अब देखो आरबीसी से कितने इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि आपको करके दिखाने हैं। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, साथ साथ क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपका नींद खुला रहे, ठीक है। हाँ चलो भाई आंसर करो, बताओ भाई, है ना। आरसीबी कंटेन्स, सॉरी आरसीबी मैं बोल रहा हूँ यार, आरसीबी नहीं, आरबीसीज, प्लाज्मा हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स एंटीबॉडीज। तो आरबीसी कंटेन्स, आरबीसी में क्या पाए जाते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी 120 दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड इन, आरबीसी कहाँ बनता है बताओ भाई, लीवर, किडनी, स्प्लीन, बोन मैरो। तो याद रखना बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में।
ये देखो लंबी लंबी हड्डी होती हैं, इसमें जो बीच वाला यहाँ वाला एरिया है यही है रेड बोन मैरो, ठीक है। अगर फीटस स्टेज में माने कि जो आपका भ्रूण अवस्था में तब होता है लीवर में, तब लीवर या तो स्प्लीन में, यानी जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उस समय। चलो अब प्लेटलेट्स की बारी आती है, थोड़ा प्लेटलेट्स पढ़ लो। प्लेटलेट्स क्या बोल रहा है, थ्रोम्बोसाइट्स इसको कहते हैं। प्लेटलेट्स छोटे, स्मॉल और नॉन न्यूक्लिएटेड, इसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता है, सेल लाइक फ्रेगमेंट्स होते हैं डिराइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स। याद रखना प्लेटलेट्स एक्चुअली बड़े बड़े सेल, मेगा कैरियोसाइट एक बड़ा बड़ा सेल होता है, उसी के फ्रेगमेंटेशन से बनता है जो है ना। हाँ, क्या प्लेटलेट्स क्या है, जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं ये आपके बड़े बड़े जो सेल होते हैं मेगा कैरियोसाइट, उसी के फ्रेगमेंटेशन से बनता है, ठीक है। हाँ, उसी के फ्रेगमेंटेशन से बनता है कौन, प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। यानी याद रखना प्लेटलेट्स आर स्मॉल, ये छोटा नॉन न्यूक्लिएटेड सेल लाइक फ्रेगमेंट है जो कि मेगा कैरियोसाइट से डिराइव्ड होता है इन द बोन मैरो। यानी प्लेटलेट्स छोटे बिना नाभिक कोशिका जैसे कण होते हैं जो कि अस्थि मज्जा में मेगा कैरियोसाइट से बनते हैं। दे आर इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। ब्लड क्लॉटिंग को हीमोस्टेसिस कहते हैं, यानी रक्त के थक्का बनने के लिए यानी हीमोस्टेसिस के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। प्लेटलेट्स अधेयर टू डैमेज्ड ब्लड वेसल्स वॉल एंड फॉर्म अ टेम्पररी प्लेटलेट प्लग एट द साइट ऑफ इंजुरी। मान लो अगर कहीं पर ब्लड में चोट लगी, कहीं पर चोट लगी, इंजुरी हुआ, तो वहाँ पर ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो इसलिए प्लेटलेट वहाँ पर प्लग बनाता है, यानी गांठ बनाता है जगह पे, उस जगह पे, ताकि ब्लड ज़्यादा लॉस ना हो। यानी प्लेटलेट अधेयर मतलब चिपक जाता है आपस में ताकि वहाँ से ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो। यानी प्लेटलेट्स क्षतिग्रस्त रक्त वाहिकाओं की दीवार को चिपक कर चोट के स्थान पर अस्थायी प्लेटलेट प्लग बनाते हैं। दे रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करता है जो हेल्प करता है फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट होता है। जैसे फाइब्रिन बनता है, ये एक इंसोल्यूबल मास है जिससे कि आपका एक क्लॉट का निर्माण होता है जिससे क्या होता है, क्लॉट का निर्माण होता है। यानी ये क्लॉटिंग फैक्टर्स छोड़ते हैं जो फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलने में मदद करते हैं। दिस फॉर्म्स अ स्टेबल ब्लड क्लॉट, ये एक स्टेबल ब्लड क्लॉट बनाने का काम करता है। दे कंटेन अल्फा ग्रेन्यूल्स एंड डेंस ग्रेन्यूल्स, इसमें अल्फा ग्रेन्यूल्स एंड डेंस ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, एंजाइम्स, सेरोटोनिन एंड कैल्शियम आयंस एंड ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द वुंड हीलिंग, घाव को रिपेयर होने में और टिश्यू रिपेयर में मदद करते हैं, यानी घाव भरने और उत्तक मरम्मत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे हेल्प प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस आफ्टर इंजुरी, अगर किसी को इंजुरी हुई है तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होने से बचाने का काम करते हैं। एंड देयर लाइफ स्पान इज अबाउट 7 to 10 डेज, इसका लाइफ स्पान लगभग 7 से 10 दिन का होता है। दे आर डिस्ट्रॉयड मेनली इन द स्प्लीन, मेनली ये भी डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में। एंड नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज द 1.5 लाख से 4.5 लाख या 4 लाख माइक्रोलीटर पर ब्लड, यानी 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 1.5 लाख से 4.5 लाख, देखो ना 3 1 4 1 5 है ना, 1.5 लाख से 4.5 लाख, यानी 4 लाख लिखा हुआ है, 4.5 लाख तक भी ठीक रहता है। दे आर कैपेबल ऑफ एमीबाइड मूवमेंट, एमीबाइड मूवमेंट मतलब होता है कि ये अपना मूवमेंट थोड़ा सा अलग अलग ढंग से कर सकता है जैसे एमीबा कर सकता है। दे अलाउ देम मूव आउट ब्लड वेसल्स इनटू टिश्यूज, है ना, जिसको डायपेटिसिस कहते हैं, अगर जो ब्लड से बाहर चला जाए प्लेटलेट्स तो। दे परफॉर्म इम्यून फंक्शंस सच एज फेगोसाइटोसिस, ये थोड़ा बहुत इम्यून फंक्शन को भी परफॉर्म करता है जैसे फेगोसाइटोसिस, एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड साइटोकाइन को भी रिलीज करता है। जैसे कुछ क्वेश्चन प्लेटलेट्स से आपके एग्जाम में आए हुए हैं जो कि आप करके दिखाएंगे, फिर मैं आगे आपको WBCs पढ़ाऊंगा। इंडिविजुअली देखो एक क्वेश्चन के अंदर सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि टॉप 20 इज मोर देन एनफ, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, तुक्का में नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ, ताल ठोक के, है ना। हाँ, RBC, WBC, मेगा कैरियोसाइट, लिम्फोसाइट्स, जवाब दो। तो प्लेटलेट्स मेगा कैरियोसाइट से बना होता है, बड़ा बड़ा सेल होता है उसके फ्रेगमेंटेशन से बनता है प्लेटलेट्स। अगला सवाल है प्लेटलेट्स हेल्प्स इन इम्यूनिटी, क्लॉटिंग, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, जवाब दो किस में मदद करता है, तो प्लेटलेट्स आपके क्लॉटिंग में मदद करता है, वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका वाइट ब्लड सेल्स, लास्ट टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स, इसको पढ़ो एंड ये आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, देखो श्वेत रक्त कणिकाएं यही चीजें हैं, थोड़ा सा आप लोग का चैट ऑफ ही कर देता हूं, ध्यान से पढ़ना अच्छे से। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब ध्यान से सुनना। हाँ, अब है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स आर वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, यस ये इम्यून सिस्टम के वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफेंडिंग द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस,
बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट मतलब आपको बचाने का काम करते हैं, एंड फॉरेन सब्सटेंसेस। पता है ना, WBC आपके बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यही एंटीबॉडी बनाता है, यही आपके शरीर में जो भी कोरोना वायरस वगैरह या फिर पैथोजन घुसता है तो उसको मारने का काम करता है। तो इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ये बहुत ही वाइटल यानी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है ब्लड का, जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी ल्यूकोसाइट्स प्रतिरक्षा प्रणाली के महत्वपूर्ण घटक हैं जो संक्रमण और विदेशी पदार्थों को शरीर से रक्षा करते हैं। ठीक है, दे आर कलरलेस वाइट ब्लड सेल, कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, यानी इसमें न्यूक्लियस है। आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस होता है। दैट कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनल्स, जिसमें वेरियस ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, ये रंगहीन नाभिक युक्त कोशिकाएं होती है जिनमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन मच स्मॉलर नंबर्स देन रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के कंपेरिजन में बहुत कम होते हैं। मैंने बताया कहाँ 4.5 मिलियन से 5.5 मिलियन पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, ये इसका नॉर्मल रेंज बहुत कम होता है, 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड। मैंने बताया सामान्य संख्या 4000 से 11000 कोशिकाएं पर माइक्रोलीटर ब्लड में होता है। दे आर प्रोड्यूस मेनली इन द बोन मैरो, ये भी बोन मैरो और लिम्फॉइड टिश्यूज में इसका मेनली निर्माण होता है। टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स एंड फंक्शंस, देखो अब इसके अलग अलग फंक्शंस हैं जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। देखो ये ल्यूकोसाइट्स है, वाइट ब्लड सेल्स है, जिसमें एक ग्रेनुलोसाइट है और ग्रेनुलोसाइट्स है। मैंने बताया ग्रेनुलोसाइट्स में चूंकि ग्रेन्यूल्स होते हैं, दानेदार स्ट्रक्चर्स होता है, आप उसको छू के फिल कर सकते हो। अगर दानेदार स्ट्रक्चर है तो उसमें लास्ट में फिल वर्ड लगा होता है, जैसे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल। एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स में आपके लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स हैं। सबसे मोस्ट एबंडेंट न्यूट्रो मतलब वाइट ब्लड सेल्स में न्यूट्रोफिल्स होता है। ठीक है, वन बाय वन सबका काम समझ लो। न्यूट्रोफिल्स WBCs है। अब इसका काम क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड परफॉर्म फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कोई भी डिफेंस करना है तो आपके बॉडी में सबसे पहले एक्टिवेट न्यूट्रोफिल्स होता है और ये बैक्टीरिया को निगल लेता है। फैगोसाइटोसिस मतलब है उसको निगल लेना, यानी न्यूट्रोफिल शरीर की पहली रक्षा पंक्ति होते हैं जो बैक्टीरिया के फैगोसाइटोसिस करते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व इन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इंक्लूड बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, नेचुरल किलर सेल। यानी लिम्फोसाइट ही है जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। यही है जो एंटीबॉडी बनाता है, जिसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जैसी चीजें ये बनाता है। ठीक है, हाँ। मोनोसाइट्स क्या है सर? मोनोसाइट्स लार्ज फेगोसाइटिक सेल है जो डिफरेंशिएट करता है मैक्रोफेजेज इनटू टिश्यूज। ये भी आपके क्या कहते हैं, इम्यूनिटी में ही मदद करते हैं। इयोसिनोफिल इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिएक्शन में। अगर किसी के ब्लड रिपोर्ट में इयोसिनोफिल का लेवल बढ़ा हुआ है तो समझो उसको एलर्जी हुई है ना। हाँ, एंड डिफेंस अगेंस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शंस। बेसोफिल क्या है? ये रिलीज करता है हिस्टामिन एंड हिपेरिन। याद रखना, बेसोफिल रिलीज करता है हिस्टामिन एंड हिपेरिन अगर एलर्जिक और इन्फ्लामेटरी रिस्पांस, कहीं पे भी सूजन वगैरह हो गया, बिरनी काट गया, तो वहीं पे बेसोफिल है जो हिस्टामिन और हिपेरिन रिलीज करता है जिससे सूजन वगैरह होती है। ठीक है, हाँ। अब है फंक्शन ऑफ ब्लड, यानी रक्त के कार्य। रक्त के सारे कंपोनेंट्स पढ़ लिए, अब थोड़ा फंक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहला इसका फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है तो जितने भी ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिएंट्स हो, हार्मोन्स हो, वेस्ट प्रोडक्ट हो, सबको सेल से ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करता है। रेगुलेशन, यानी ब्लड हेल्प्स इन बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने में, पीएच लेवल को, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने में मदद करता है। प्रोटेक्शन, यानी ब्लड कंटेन्स वाइट ब्लड सेल। यस, ब्लड में WBCs हैं तो इसमें एंटीबॉडीज बनते हैं जिससे आपके बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का भी काम करता है। इट ऑल्सो कंटेन प्लेटलेट्स, चूंकि इसमें प्लेटलेट्स है तो ये ब्लड क्लॉटिंग में भी मदद करता है। एंड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेट्स थ्रू द बॉडी, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है, किसके द्वारा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा। एंड दिस सिस्टम इंक्लूड्स हार्ट, ब्लड वेसल्स सच एज आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। चूंकि इसमें आर्टरी, वेन, कैपिलरीज हैं जिसके माध्यम से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। ठीक है, हाँ। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करके दिखाओ। ये पूरा ब्लड वाला पार्ट था जो मैंने डिटेल में पढ़ाया, एंड यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आते हैं और मैं साथ साथ क्वेश्चन भी कराता रहा हूँ चुन चुन के। भाई कितना मेहनत लगता होगा आप समझ सकते हो। जो आपके एग्जाम में पूछे गए अलग अलग स्टेट्स में वही क्वेश्चंस हैं। नॉर्मल WBC काउंट पूछा है, बताओ। आराम से मार दोगे 4000 से 11000, है ना। हाँ। विच सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, कौन से सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं? लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट्स, इयोसिनोफिल। याद रखना लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में भी कोई पूछेगा कौन सा, तो बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम करता है ना। इसमें आंसर ए, नॉट बी, न्यूट्रोफिल नहीं। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाता है, याद रखना। इयोसिनोफिल्स हैव इन्वॉल्व इन, इयोसिनोफिल्स इन्वॉल्व है किसमें? एलर्जिक एंड पैरासाइट्स में। इयोसिनोफिलिया किसी को हुआ, इयोसिनोफिल का लेवल बढ़ा हुआ है, एलर्जी हुई है। ठीक है, हाँ। बेसोफिल रिलीज हिस्टामिन एंड हिपेरिन, हिस्टामिन एंड हिपेरिन, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अगले क्लास में अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कल संडे है, फिर भी क्लासेस होंगी। रेगुलर बेसिस पर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है,
कैसा लगा क्लास कमेंट में बताइएगा। एंड उम्मीदता चीज़ें अच्छी लगी होंगी। पूरा ब्लड हम लोगों ने पढ़ लिया, एक बार रिकॉल कर देता हूँ क्या क्या पढ़े हैं हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा ब्लड क्या होता है ना, ब्लड के चार्ट को पढ़े, ब्लड क्या होते हैं, कंपोजिशन क्या क्या होता है, प्लाज्मा पढ़े, फिर प्लाज्मा के बाद हम लोगों ने ब्लड कंपोनेंट्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ लिया है ना। हाँ, फिर उसमें हम लोग आरबीसी पढ़े, डब्ल्यूबीसी पढ़े, प्लेटलेट्स पढ़े एंड फिर ब्लड के फंक्शन को पढ़े। एंड इसके साथ ये ब्लड वाला पार्ट कवर हो गया। थैंक यू सो मच। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिए एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहिए ताकि हर एक मतलब प्रॉपरली पॉजिटिव रहना है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो बच्चा टॉप 20 कवर कर लिया आपका काम तमाम, मतलब एग्जाम में आप फोड़ के आओगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव। बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम। अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, थैंक यू।